प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र को दी विकास की सौगात। सीपेट संस्थान चंद्रपुर राष्ट्र को किया समर्पित। नागपुर और अजनी रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्यों का किया शिलान्यास। कहा, डबल इंजन की मदद से महाराष्ट्र का हो रहा है विकास। प्रधानमंत्री ने एम्स नागपुर को किया राष्ट्र को समर्पित। प्रधानमंत्री ने नागपुर और बिलासपुर को जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। नागपुर मेट्रो के पहले चरण का किया उद्घाटन, वहीं मेट्रो के दूसरे चरण की रखी आधारशिला। नागपुर और शिरडी को जोड़ने वाले समृद्धि महामार्ग के पहले चरण को भी राष्ट्र को किया समर्पित। पीएम मोदी आज गोवा में मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का करेंगे उद्घाटन। विश्व आयुर्वेद कांग्रेस के समापन समारोह को भी करेंगे संबोधित। 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थानों का करेंगे उद्घाटन। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वाराणसी में आयोजित काशी तमिल संगमम कार्यक्रम में लिया हिस्सा। विदेश मंत्री ने मंदिरों के महत्व को किया उजागर। कहा, मंदिर हमारे जीने का तरीका, वे हमारी विरासत और इतिहास के रखवाले। बेंगलुरु पहले G20 वित्त और केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधियों की मेजबानी करने के लिए तैयार। पहली बैठक 13 से 15 दिसंबर के दौरान बेंगलुरु में होगी आयोजित। बैठक का आयोजन वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक करेंगे। और हिमाचल में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। मुकेश अग्निहोत्री को दिलाई गई उप मुख्यमंत्री पद की शपथ। कांग्रेस अध्यक्ष सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में हुए शामिल। नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। शुरुआत बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागपुर में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में नागपुर रेलवे स्टेशन और अजनी रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इनका पुनर्विकास 590 करोड़ रुपए और 360 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। प्रधानमंत्री सरकारी मेंटेनेंस डिपो अजनी नागपुर और नागपुर इटारसी तीसरी लाइन परियोजना के कोहली नरखेर खंड को भी राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने चंद्रपुर में केंद्रीय पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान यानी सीपेट राष्ट्र को समर्पित किया। संस्थान का उद्देश्य पॉलीमर और संबद्ध उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुशल मानव संसाधन विकसित करना है। प्रधानमंत्री ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वन हेल्थ नागपुर की आधारशिला रखी। ये एक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण के तहत देश में क्षमता निर्माण और बुनियादी ढांचे की दिशा में एक कदम है। एक स्वास्थ्य का दृष्टिकोण इस बात को मान्यता देता है कि मनुष्य का स्वास्थ्य पशुओं के स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। संस्थान की स्थापना 110 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से की जाएगी। सभी हितधारकों के साथ सहयोग और समन्वय कायम करते हुए ये देश भर में एक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण के अनुरूप अनुसंधान और क्षमता निर्माण में सुधार के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम करेगा। स्वास्थ्य ही वास्तविक धन है और देश के हर निवासी को सस्ती, सुगम और उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं मिले, यही उद्देश्य है हमारे दूरदर्शी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। केंद्र का प्रयास है कि गरीब और मध्यम वर्ग का इलाज, उस पर खर्च कम से कम हो, ये इलाज भी बेहतर मिले और इसके लिए उसको दूर तक जाना भी न पड़े। देश के सुदूर इलाकों तक
जन जन को मुफ्त उत्कृष्ट स्वास्थ्य सुविधा मिले। इसके लिए शुरू की गई कई योजनाएं जैसे आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पीएम अभीम जन औषधि केंद्र, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, कोरोना महामारी का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाया गया। देश में एम्स की संख्या 7 से बढ़कर 22 हो गई है और मेडिकल कॉलेजों की संख्या 387 से बढ़कर 648 हो गई है। इसी कड़ी में आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा देशवासियों को समर्पित किया जा रहा है एम्स नागपुर, जिसका शिलान्यास अप्रैल 2017 में और सेंटर फॉर रिसर्च मैनेजमेंट एंड कंट्रोल फॉर हीमोग्लोबिनोपैथीज, जिसका शिलान्यास फरवरी 2019 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा ही किया गया था। आज ये निर्धारित समय सीमा में देशवासियों को अपनी उत्कृष्ट सेवा देने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। 150 एकड़ में फैले एम्स नागपुर का निर्माण 1577 करोड़ रुपए की लागत से हुआ और इस समय 18 स्पेशलिटी सेवाएं और 14 सुपर स्पेशलिटी सेवाओं के साथ साथ एम्स नागपुर में आधुनिकतम मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। इसी कड़ी में आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 4 एकड़ में फैले सेंटर फॉर रिसर्च मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ हीमोग्लोबिनोपैथीज को राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। ये इंस्टीट्यूट हीमोग्लोबिनोपैथीज के क्षेत्र में शोध, नियंत्रण, उत्तम मानव संसाधन और जांच के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान करेगा और इसी के साथ ही देश को स्वास्थ्य के क्षेत्र में भविष्य में उभरने वाली चुनौतियों से निपटने में सक्षम बनाने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ नागपुर का भी शिलान्यास आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा हो रहा है। ये केंद्र मौजूदा और भविष्य में आने वाले रोगों के लिए निगरानी और अनुसंधान क्षमता का निर्माण करेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वस्थ भारत समृद्ध भारत के विजन को साकार करने की दिशा में उठाए गए ये कदम स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होंगे। और इस दौरान पीएम ने कहा कि आज महाराष्ट्र के विकास के लिए 11 सितारों के महान नक्षत्र का उदय हो रहा है। 75 साल के अमृत महोत्सव में 75,000 करोड़ के विकास कार्यों के लिए महाराष्ट्र को और महाराष्ट्र की जनता को बहुत बहुत बधाई। पीएम ने कहा कि समृद्धि महामार्ग से मुंबई और नागपुर के बीच की दूरी तो कम होगी ही, साथ ही यह महाराष्ट्र के 24 जिलों को आधुनिक कनेक्टिविटी से भी जोड़ने का काम करेगा। समृद्धि महामार्ग से नागपुर और मुंबई के बीच दूरी तो कम होगी ही, ये महाराष्ट्र के 24 जिलों को आधुनिक कनेक्टिविटी से जोड़ रहा है। इससे खेती किसानी को, आस्था के विभिन्न स्थलों में आने जाने वाले श्रद्धालुओं को, उद्योगों को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है, रोजगार के नए अवसर बनने वाले हैं। और पीएम ने कहा कि चाहे बात सामान्य मानवी के लिए हेल्थ केयर की हो या फिर वेल्थ क्रिएशन की, चाहे बात किसान को सशक्त करने की हो या फिर जल संरक्षण की, आज पहली बार देश में ऐसी सरकार है जिसने इंफ्रास्ट्रक्चर को एक मानवीय स्वरूप दिया है। जिन योजनाओं का लोकार्पण हुआ है उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का होलिस्टिक विजन दिखता है। एम्स एक अपने आप में अलग तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है और समृद्धि महामार्ग दूसरी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसी तरह वंदे भारत एक्सप्रेस और नागपुर मेट्रो दोनों ही एक अलग प्रकार का कैरेक्टर है उस इंफ्रास्ट्रक्चर का, लेकिन ये सब एक बुके में, एक गुलदस्ते में अलग अलग फूलों की तरह, जिससे निकलकर विकास की खुशबू जन जन तक पहुंचेगी। पीएम ने कहा कि आजादी के अमृत काल में देश विकसित भारत के विराट संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है।
विकसित भारत के निर्माण का रास्ता है भारत की सामूहिक ताकत। विकसित भारत के निर्माण का मंत्र है राष्ट्र के विकास के लिए राज्यों का विकास। विकसित भारत के निर्माण का रास्ता है भारत की सामूहिक ताकत। विकसित भारत के निर्माण का मंत्र है राष्ट्र के विकास के लिए राज्य का विकास। बीते दशकों का हमारा ये अनुभव रहा है कि जब हम विकास को सीमित रखते हैं तो अवसर भी सीमित हो ही जाते हैं। जब शिक्षा कुछ ही लोगों, कुछ ही वर्गों तक सीमित थी तो राष्ट्र का टैलेंट भी पूरी तरह निखर कर सामने नहीं आ पाया। पीएम ने देशवासियों से शॉर्टकट की राजनीति करने वालों से सावधान रहने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दल अपने स्वार्थ के लिए देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने में जुटे हुए हैं। ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है। ये विकृति है राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश का पैसा लुटा देने की। ये विकृति है करदाताओं की गाढ़ी कमाई को लुटा देने की। शॉर्टकट अपनाने वाले ये राजनीतिक दल, ये राजनीतिक नेता देश के हर करदाता के सबसे बड़े दुश्मन है, जिनका मकसद सिर्फ सत्ता में आना होता है, जिनका लक्ष्य झूठे वायदे करके सिर्फ सरकार हड़पना होता है, वो कभी देश नहीं बना सकते। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज जिन परियोजनाओं की शुरुआत की गई है उससे क्षेत्र के आकांक्षी जिलों को लाभ पहुंचेगा। देश में 100 से अधिक जिले ऐसे हैं जो आजादी के इतने दशकों बाद भी विकास के अनेक पैमानों पर बहुत पीछे थे। इनमें से ज्यादातर आदिवासी क्षेत्र थे, हिंसा से प्रभावित क्षेत्र थे। इनमें मराठवाड़ और विदर्भ के भी अनेक जिले शामिल हैं। बीते 8 वर्षों से हम देश के ऐसे ही वंचित क्षेत्रों को तेज विकास की ऊर्जा का नया केंद्र बनाने पर बल दे रहे हैं। आज जिन प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है वे भी इसी सोच और अप्रोच का प्रकट रूप है। इससे पहले पीएम मोदी ने नागपुर रेलवे स्टेशन का दौरा किया और नागपुर रेलवे स्टेशन और अजनी रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास परियोजनाओं के मॉडल का निरीक्षण किया। दोनों स्टेशनों का कायाकल्प करीब 590 करोड़ रुपए और 360 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। और पीएम ने नागपुर रेलवे स्टेशन पर नागपुर और बिलासपुर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी मौजूद थे। वंदे भारत में यात्री ऑन बोर्ड हॉटस्पॉट वाईफाई सुविधा का भी लाभ उठा सकते हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस बिलासपुर से नागपुर तक 400 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करेगी।
साथ ही पीएम ने नागपुर मेट्रो फेज 1 राष्ट्र को समर्पित किया और नागपुर मेट्रो फेज 2 का शिलान्यास किया। उन्होंने खपरी मेट्रो स्टेशन पर खपरी से ऑटोमोटिव स्क्वायर और प्रजापति नगर से लोकमान्य नगर तक मेट्रो ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पीएम ने नागपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी, जिसे 6,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया जाएगा। साथ ही प्रधानमंत्री ने नागपुर मेट्रो के फ्रीडम पार्क स्टेशन पर उन्होंने टिकट खरीदा। पीएम ने फ्रीडम पार्क से खपरी तक नागपुर मेट्रो की यात्रा की। यह अपनी तरह का पहला अनूठा मल्टी लेवल ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर एशिया के सबसे लंबे डबल डेकर वायाडक्ट का एक हिस्सा है। और अपनी यात्रा के दौरान पीएम ने छात्रों से भी बातचीत की। और पीएम ने बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग के पहले चरण का उद्घाटन किया, जो 520 किलोमीटर की दूरी तय करता है। समृद्धि महामार्ग नागपुर और शिरडी को जोड़ता है। 701 किलोमीटर लंबे बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग को लगभग 55,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। यह भारत के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे में से एक है, जो महाराष्ट्र के 10 जिलों अमरावती, औरंगाबाद और नासिक के प्रमुख शहरी क्षेत्रों से होकर गुजरता है। और प्रधानमंत्री ने समृद्धि महामार्ग से संबंधित एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। प्रधानमंत्री ने एम्स नागपुर का भी शुभारंभ किया। इस अस्पताल का शिलान्यास भी जुलाई 2017 में पीएम द्वारा ही किया गया था। इसे प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत स्थापित किया गया है। एम्स नागपुर को 1575 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया जा रहा है। यह अत्याधुनिक सुविधाओं वाला एक अस्पताल है, जिसमें ओपीडी, आईपीडी, डायग्नोस्टिक सेवाएं, ऑपरेशन थिएटर और 38 विभाग शामिल हैं, जिसमें आयुर्विज्ञान की सभी प्रमुख विशेषताएं और सुपर स्पेशलिटी विषय शामिल है। यह अस्पताल महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र को आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करता है और गढ़चिरौली, गोंदिया और मेलघाट के आसपास के आदिवासी क्षेत्रों के लिए एक वरदान है। इससे पहले नागपुर में उत्साहित भीड़ ने पारंपरिक ढोल बजाकर पीएम का स्वागत किया। लोगों का अपार प्रेम देख पीएम ने भी ढोल पर हाथ आजमाया। और प्रधानमंत्री आज गोवा के भी दौरे पर रहेंगे। पीएम गोवा में मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। इसकी आधारशिला पीएम ने साल 2016 में रखी थी। इस हवाई अड्डे को लगभग 2,870 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। इसे स्थायी बुनियादी ढांचे के थीम पर तैयार किया गया है और इसमें सौर सहित अन्य सुविधाओं के साथ साथ ऊर्जा संयंत्र, हरित भवन, रनवे पर एलईडी लाइटें, वर्षा जल संचयन, रिसाइकलिंग सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक सीवेज उपचार संयंत्र हैं। पीएम मोदी 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थानों का भी उद्घाटन करेंगे और 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस के समापन समारोह को भी संबोधित करेंगे। पीएम 3 संस्थान, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान गोवा,
राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान गाजियाबाद और राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान दिल्ली अनुसंधान और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को और मजबूत करेंगे और लोगों के लिए सस्ती आयुष सेवाओं की सुविधा भी प्रदान करेंगे। इन संस्थानों को लगभग 970 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। और अब G20 से जुड़ी कुछ अहम खबरें। G20 वित्त और केंद्रीय बैंकों के उप प्रमुखों की पहली बैठक 13 से 15 दिसंबर के दौरान बेंगलुरु में आयोजित की जाएगी। ये बैठक भारत के G20 अध्यक्षता के तहत वित्त ट्रैक एजेंडे पर चर्चा की शुरुआत को रेखांकित करेगी। बैठक का आयोजन वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के नेतृत्व में G20 वित्त ट्रैक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर केंद्रित है। ये वैश्विक आर्थिक संवाद और नीति समन्वय के लिए एक प्रभावी मंच प्रदान करता है। वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की पहली बैठक 23 से 25 फरवरी 2023 के दौरान बेंगलुरु में आयोजित की जाएगी। और बेंगलुरु पहले G20 वित्त और केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधियों की मेजबानी करने के लिए तैयार है। वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव अजय सेठ ने इस आयोजन पर अपने विचार व्यक्त किए। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। सभी को नमस्कार। ये एक बहुत ही रोमांचक क्षण है। बेंगलुरु भारत की G20 अध्यक्षता के तहत G20 फाइनेंस ट्रैक की पहली बैठक की मेजबानी करेगा। हम भारत के बेहतरीन महानगरीय शहरों में से एक बेंगलुरु से फाइनेंस ट्रैक की बैठकें शुरू कर रहे हैं, जो अपने तकनीकी उद्योग के लिए जाना जाता है। G20 वैश्विक आर्थिक चर्चाओं और अंतर्राष्ट्रीय नीति सहयोग के लिए एक अत्यधिक प्रभावी मंच प्रदान करता है। G20 के सदस्यों के अलावा हमने कई अन्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को भी आमंत्रित किया है। इस वर्ष के लिए एक प्रमुख वैश्विक आर्थिक समूह का संचालन करने का अवसर ऐसे दौर में मिला है जब भारत सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बाली G20 शिखर सम्मेलन में अपने संबोधन में ये कहा था कि आज इस बात की ज़रूरत है कि विकास के लाभ सार्वभौमिक और सर्वसमावेशी हैं। वित्त मंत्रालय ने G20 वित्त ट्रैक एजेंडा में इस विचार को आत्मसात कर लिया है। माननीय वित्त मंत्री और माननीय गवर्नर RBI भारत की G20 अध्यक्षता के तहत वित्त ट्रैक का नेतृत्व करेंगे। हम वित्त प्रतिनिधियों के स्तर पर चर्चा शुरू करने जा रहे हैं और बाद में फरवरी में फिर से बेंगलुरु में G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक की योजना बनाई है। हम समसामयिक और दूरदर्शी मुद्दों की इस विस्तृत श्रृंखला पर केंद्रित विचार विमर्श करने जा रहे हैं। इसमें वैश्विक बृहद आर्थिक मुद्दे, अंतर्राष्ट्रीय वित्त संरचना को मजबूत करना और वित्तीय समावेशन, अवसंरचना के वित्त पोषण, स्वास्थ्य वित्त पोषण, स्थायी वित्त और अंतर्राष्ट्रीय कराधान जैसे वित्तीय क्षेत्र के मुद्दे शामिल हैं। एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की थीम के माध्यम से भारत ने बहुत ही समावेशी, लोक केंद्रित और क्रिया अनुमुख प्राथमिकताओं को एक साथ रखा है। वित्त मंत्रालय ने व्यापक विचार विमर्श के माध्यम से एक मजबूत एजेंडा तैयार किया है, जो अंततः G20 नेताओं की घोषणा में शामिल होगा जब माननीय प्रधानमंत्री जी अगले साल G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। हमें उम्मीद है कि माननीय वित्त मंत्री और माननीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के मार्गदर्शन में हमारी G वित्त ट्रैक के परिणाम सभी के लिए सतत और
और समावेशी विकास में सहायता करेंगे और वैश्विक अर्थव्यवस्था में अधिक लचीलापन लाएंगे। हमें यह भी उम्मीद है कि इस वर्ष का G20 वित्त एजेंडा भविष्य की चुनौतियों और ज़रूरतों, विशेष रूप से विकासशील और कमज़ोर अर्थव्यवस्थाओं के लिए हमारी सामूहिक तैयारियों में सुधार करेगा। लगभग 40 बैठकों के माध्यम से पूरे देश में विभिन्न कार्यकारी समूह और 4 मंत्रीय स्तरीय बैठकों को कवर करते हुए हम वैश्विक आर्थिक संवाद में महत्वपूर्ण मूल्य जोड़ने का प्रयास करेंगे। ये बैठकें हमारे मेहमानों को भारत की आर्थिक सफलताओं को देखने का अवसर भी प्रदान करेंगी। इसके अलावा निश्चित रूप से आगंतुक भारत की सांस्कृतिक समृद्धि और विविधता का अनुभव भी करेंगे। हम इस अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक की मेजबानी के लिए बेंगलुरु शहर और कर्नाटक राज्य के आभारी हैं। धन्यवाद। और हिमाचल प्रदेश चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर खींचतान के बाद आज राजधानी शिमला में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस नेता सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वो राज्य के 15वें मुख्यमंत्री बन गए हैं। वहीं कांग्रेस नेता मुकेश अग्निहोत्री ने हिमाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। पहली बार राज्य को उप मुख्यमंत्री मिला है। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी की राज्य इकाई प्रमुख प्रतिभा सिंह के साथ साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल हुए। तो इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।